अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नाइकू। प्रोग्राम है कश्मीर रिपोर्ट और आज भी इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ताज़ा तरीन सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर और साथ साथ इस वक्त पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, खित्ते में क्या कुछ इस वक्त सियासी तौर पर पेशरफ्त हो रही है। पहलगाम हमले के बाद कशीदगी और तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर रेड अलर्ट पर, पहलगाम हमले के बाद कशीदगी और तनाव का माहौल बरकरार। सरहदों पर हालात इंतहाई संगीन, अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आजादी। साबिक रॉ चीफ आलोक जोशी कौमी सलामती बोर्ड के नए चेयरमैन मुकर्रर। पहलगाम वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर रेड अलर्ट पर है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहौल पुरतनाव और खामोशी छाई हुई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहले ही 48 सयाहती मकामात को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। सरहदों पर इस वक्त कशीदगी का माहौल पाया जा रहा है, जबकि भारत में आला सतही मीटिंग्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मजमूई तौर पर खित्ते में इस वक्त एक जंगी माहौल बना हुआ है और दोनों ममालिक ने बॉर्डर्स पर यानी सरहदों पर अपनी अफवाज को अलर्ट रखा है। पहलगाम हमले के पेश नजर दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज भी आला सतही मीटिंग्स जारी रहीं। वज़ीर आज़म मोदी ने आज काबीना कमेटी बराए सलामती CCS के एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें पहलगाम हमले के बाद मुल्क की सिक्योरिटी तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पस मंजर में मुनक्किद हुआ। यह इजलास वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी फराहम की ताकि वो मौसर जवाबी कार्रवाई कर सके। अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदों ने तफसीली रिपोर्ट्स पेश की। इस सारी पेश रफ्त के बीच हुकूमत ने कौमी सलामती मशावरती बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की असर नौ तश्कील का ऐलान भी किया। साबिक रॉ चीफ आलोक जोशी को NSAB यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। यह बोर्ड कौमी सलामती के अहम मामलात पर हुकूमत को मशवरे फराहम करता है। NSAB की तश्कील नौ का मकसद कौमी सलामती को मजीद मुस्तहकम करना है। नाज़रीन, माहौल अभी पुरतनाव है और हालात कशीदा है। इन सब हालात के बीच में क्या कुछ हो रहा है भारत से लेकर पाकिस्तान तक, खित्ते में मजमूई तौर पर हालात बहुत ख़राब हैं और ये सारे जो मामलात हैं, ये जो सारी अभी पेशरफ्त हो रही है, ये पहलगाम हमले के तनाजुर में। अब सीधे हमारे मेहमानों के पास चलते हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमें जम्मू से राकेश शंडू साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है JNK नेशनल यूनाइटेड फ्रंट के, कश्मीरी पंडित भी है। और हमें मकसूद अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, रिनाउंड ब्रॉडकास्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका भी, मकसूद साहब आपका भी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले राकेश जी आप जरा कमेंट कीजिएगा, अभी जो माहौल है, हालात जो है पहलगाम हमले के बाद, बासित कश्मीरी पंडित और एक अहम ऑर्गेनाइजेशन के सदर, किस तरीके से सारी सूरत हाल को आप देख रहे हैं और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जंग की सूरत हाल अभी जो बनी हुई है? मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया बोलने का। इमरान साहब, मैं ना अभी पिछले हफ्ते ही श्रीनगर में था। मेरा बड़ा मन खुश हुआ। मैं पहलगाम भी हो आया, मैं सब जगह हो आया, बेता वैली हो आया, बड़ा खुश था मैं। और वहां पे टूरिस्ट देख के मन गदगद हो रहा था कि शायद हमारा टाइम आ गया वापस लौटने का। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी पहलगाम में हुआ, ये मेरे को सबसे पहले इस पे सवालिया चिन्ह है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी वहां पे काम कर रही है वो क्या कर रही है। वहां के जो कंसर्न SHO है पहलगाम या जो भी कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां पे सयाह जा रहे हैं, 5 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, गोडू पे जा रहे हैं, और वहां पे जो तांडव वहां पे चला है 40 मिनट तक, इन लोगों ने क्या किया है कि आप देख रहे होंगे कि कुछ टाइम से सारा फोकस जो मिलिटेंसी का रहा है वो रहा है जम्मू प्रोविंस में, चाहे वो कुठवा हो, चाहे वो सांबा हो, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो डोडा हो। तो अभी क्या हुआ कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही काम किया है कि कश्मीर ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। श्रीनगर इन्होंने सिर्फ टूरिस्ट को पुश किया, टूरिस्ट को पुश किया, और ध्यान सारा बटोरा गया है जम्मू की तरफ। उन लोगों को मौका मिला, उन्होंने रेकी की, पौना घंटा वहां पे तांडव किया। इट इज टोटली सिक्योरिटी फेलियर, नथिंग एल्स। अब वहां पे हमारे
अब वहां पे हमारे पीएम पैकेज के बच्चे रह रहे हैं। आपको याद है 3 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद में राहुल भट्ट, रजनी बाला, दीपक चंद, बिंद्रू, वहां के लोकल जो डीएसपी साहब थे उनको मारा गया, आर्टिस्ट थी उनको मारा गया, बीजेपी के काफी कार्यकर्ताओं को मारा गया। तो ये सब कुछ जो अभी वहां पे हो रहा है, टोटली इनके जो खोखले दावे दिल्ली में है वो सारे नकाबपोश हो गए। और जहां तक अब इंडिया पाकिस्तान का सवाल है, पूरी दुनिया त्रस्त है पाकिस्तान की स्पॉन्सर जो मिलिटेंसी है। इसको एक बार मैं भी आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं, आज पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोष है। ये लड़ाई अब अंतिम मोड़ पे जानी चाहिए ताकि ये जो कैंसर है, ये कैंसर का एक ही बार इलाज किया जाए। जी। जय इमरान साहब। जी जी जी। मकसूद साहब, लगातार आप देख रहे हैं कि जो माहौल है इस पहलगाम वाक़े के बाद, चूंकि आप बड़ी कीनली इस पे नज़र रखे हुए हैं, स्पेशली जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल के या सरहदी इलाकों की बात करते हैं, अभी किस तरह से आप वहाँ लोगों का माहौल देख रहे हैं कि हमारे पास जो इतलात हैं कि अभी खौफ है, ये खामोशी छाई हुई है और एक जंगी माहौल इस वक्त पैदा हुआ है और बहुत सारे खदशात या इम्कानात ये दिखाई दे रहे हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। सो इस सारी सिचुएशन को, सूरत हाल को किस तरह से आप असेस कर रहे हैं और इसको कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो बॉर्डर की सूरत हाल है, अभी बॉर्डर की सूरत हाल जो जमीनी सतह पे है वो बिल्कुल नॉर्मल है। कोई अजाफी मूवमेंट नहीं है। लोग जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक तनाव की सूरत हाल जो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया से पैदा हुई है, जरूर उससे एक तशवीश पैदा हुई है। और ये भी मेरी राय है कि जरूर इंडिया जो है अगले चंद रोज में कुछ न कुछ करने वाला है, कोई न कोई कारनामा करने वाला है। आज दिल्ली में अहम मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंगों का जो है कोई अहम रिजल्ट भी निकलेगा। जैसे आपको याद है, मुझे याद है जब यानी 2016 में जी उड़ी अटैक हुआ था, मुझे याद है ये 18 सितंबर को हुआ था। तो उसके बाद इंडिया ने तकरीबन 10-12 दिन के बाद 29 सितंबर को फिर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसी तरह जब पुलवामा हुआ, पुलवामा भी 14 फरवरी को हुआ था 2019 को। तो फिर 26 फरवरी को इंडिया ने बालाकोट जो अटैक किया था वो 26 फरवरी को किया था। 10-12 दिन का गैप जो है ये दोनों हमलों में रहा था। तो अब की बार भी अगले 2-4 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल है। मुझे लगता है कि आज की जो दिल्ली में मीटिंग्स हैं तो उन मीटिंगों का जो है उन्हीं में जो भी फैसले होंगे उन मीटिंग में होंगे, कैसे हमला करना, किस सतह का हमला करना है। तो ये अगले 2-4 दिन में ये क्लियर सिचुएशन हो जाएगी। अलबत्ता जो ग्राउंड सतह पे अभी जो मैं अभी लाल चौक से भी घूम के आया, दिन में उड़ी में 2-3 लोगों से बात करता हूँ, अभी जमीनी सतह पे वो आम लोगों में तशवीश नहीं है और आम लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो या आर या पार, यानी इस तरह की वो उम्मीद रखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए, या आर हो या पार हो। तो ओवरऑल अगर देखें कि आम आदमी में तशवीश नहीं है। जैसे हम पिछली बार 2019 की बात करूंगा तो लोगों में उस वक्त थोड़ी सी तशवीश थी। लोग पेट्रोल खरीदते थे, राशन खरीदते थे, एटीएम पे जाते थे, वो भीड़ भाड़ थी, रश थी। आज की बार उस तरह का माहौल नहीं है। लोग बड़े शांत जैसे बैठे हैं और जिस तरह से आज की बात जो है, अगर जंग होती है तो किस सतह की होती है और फिर वो जंग जो है वो क्या बॉर्डर पे होगी कि जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर हिस्से भी असरअंदाज होंगे। तो उस लिहाज से लोगों में अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो 1-2 दिन में सारी सूरत हाल जो है ये क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से मकसूद साहब कह रहे हैं कि वो सूरत हाल नहीं है, बल्कि इसमें एक मीडिया का जो रोल अभी दिखाई दे रहा है वो इसको और ज्यादा जो है एस्केलेट कर रहा है, ना कि डी एस्केलेट कर रहा है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जिस तरह से ओवरऑल कश्मीर वैली में जो रेस्पॉन्स था, जो अप्रोच था लोगों का, जिसमें बगैर मजहब व मिल्लत लोग सामने आए, इसको कंडम किया और इंसानियत सोज इसको करार दिया,
उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? 2 मिनट की जामा मस्जिद के अंदर खामोशी, शाम को वहाँ पे कैंडल लाइट मार्च निकलना, और एक तो उस चीज़ का ज़रा आप अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए। दूसरा ये कि उसके बाद जो इतलात आई कि जो कश्मीरी बाहर पढ़ते हैं, चाहे उनमें स्टूडेंट्स हैं, चाहे कुछ लोग बिजनेस के पर्पस से वहाँ हैं या कोई मजदूरी करता है, सो कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स जो है उन्होंने वहाँ उनके साथ ज्यादती की है, ऑल दो कि उसमें गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन भी की है, लेकिन आज भी उसकी इतलात सामने आ रही हैं। सो इस सारी सूरत हाल के बीच में किस तरह का एक मैसेज भी जाती है, और ये कितना और ज्यादा इशू को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है? इमरान साहब देखिए, मैंने भी काफी इस पे देखे हैं, अपना सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत एक्टिव हूँ जी। मैंने पुरजोर मजम्मत की है कि जो बेचारे वहां से पढ़ने यहाँ पे आए हैं, देश के अलग अलग मतलब मान लीजिए चंडीगढ़ है या मोहाली या पंजाब में, उन बेचारों का क्या कसूर है? आज उनको माँ बाप ने बाहर इसलिए भेजा है कि वो वहां पे ड्रग्स में ना मुनावित हो, वो वहां पे गलत रास्ते पे ना चले। उनके माँ बापों ने उनको इसीलिए बाहर निकाला है कि हमारे बच्चे सेफ रहे, पढ़े लिखे, और काफी मेरे कांटेक्ट में भी है यहाँ पे जो कश्मीर से है, वाबस्ता रखते हैं, जिनके पेरेंट्स वहां पे हैं, तो उन्होंने उनके साथ में ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आज हम या तो पिछले जख्मों को कुरेदते रहे, आज 35 साल में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, आज जो चेंज आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, आज जो रोष कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, किसी भी मजहब से हो, वो एक ही रोष है कि सब लोग अब इससे त्रस्त आ चुके हैं, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो, चाहे वहां पे हमारे पीएम पैकेज के जो भाई हैं उनके लिए भी अभी आर्टिलरी वहां पे हो रही है। शायद मैंने आपसे 2-3 बार बात भी करी है, मैंने मेले भी डाली हैं कि वो लोग भी बेचारे वहां पे त्रस्त है। उनको सुबह एक ऑर्डर निकलता है, दोपहर को उनको डीडीओ फोन करते हैं, जी आपको ड्यूटी पे आना है। वो अलग से 6000 एम्प्लॉयज वहां पे सहले हुए हैं, जो माइनॉरिटीज वहां पे किराए के मकानों में रह रही है, जो नॉन पीएम पैकेज है। तो आज की डेट में चाहे वो वहां का मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कश्मीरी पंडित है, चाहे हिंदू है, हर एक में एक ही आवाज है, अब की बार आर्या पार। और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जब 140 करोड़ अपने मजहब को साइड में रखते हुए 140 करोड़ के भारतीय हिंदुस्तानी एक ही सुर में बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान के टुकड़े कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, पीओके अलग कर दो, ये अपॉर्चुनिटी आज की डेट में नरेंद्र मोदी साहब के पास प्लेट में है, और अभी नहीं तो कभी नहीं ये जख्म हम होते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की पहले से पॉलिसी रही है कि उन्होंने कारगिल वॉर भी देख लिया, उन्होंने 1971 का बांग्लादेश वॉर भी देख लिया, उनको पता है हम हिंदुस्तान से डायरेक्ट वॉर में नहीं जीत सकते हैं। बाकी रही ये न्यूक्लियर बॉम्बों की दम की, कोई 2.5 पाव का है, कोई 1.5 पाव का है, तो इनको ये सब कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये सबको पता है कि अगर हिंदुस्तान के लोग बॉर्डर पे जाके पेशाब भी करेंगे, अभी पानी छोड़ा है तो आधा पाकिस्तान तो पानी में डूब गया, ये इनको भी पता है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनके अभी कल सुनने में आया शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं एडमिट हो गए हैं, वहां पे जो अपना कल तक भाषण दे रहे थे, उन्होंने अपने परिवार लंदन भेज दिए हैं। तो अल्टीमेटली मरता दोनों तरफ से एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी मर रहा है। तो इसलिए अब आवाज पाकिस्तान से भी आ रही है, सिंध से भी आ रही है, बलूचिस्तान से भी आ रही है, पीओके भी से आ रही है, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम एक ही आवाज में एक ही सुर बोल रहे हैं कि अब की बार आर्या पार, इनको खत्म कर दो, ताकि ये कैंसर, ये जड़ें, लोग शांति से बैठे। बहुत कुर्बानियां दे दीजिए, बहुत कुर्बानियां दे दी, चाहे वो लोकल वहां पे हो, हमारे मुसलमान भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, या जो बेचारे अभी टूरिस्ट वहां पे चुन चुन के मारे गए। तो इसलिए अब एक ही आवाज में, एक ही सुर में आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अब पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, पूरा वर्ल्ड का उनके पास इस टाइम पे सपोर्ट है कि इस बार ये बीमारी को, एक बार कैंसर को इस बार एक बार खत्म कर दे, ताकि ये नासूर जिंदगी भर के लिए और आम नागरिक, आम शहरी आराम से रहें। हाँ, जितना हम मकसूद साहब को भी, राकेश जी आपको भी, आपके जज्बात को देख रहे हैं कि आपका बुनियादी कहना यह है कि लोग बहुत तंग आए हुए हैं, सालों से यहाँ इस तरीके के हालात है और कब तक ये हालात देखते रहेंगे। बहरकैफ मकसूद साहब, आपसे ये सवाल रहेगा और राकेश जी आप भी इसका बाद में जवाब दीजिएगा, वो ये है कि 2019 के बाद एक कोशिश रही थी कि एक यहाँ हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, और यकीनी तौर पर जो हमें फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं वो कश्मीर में हमें देखने को मिला। बहुत सारी जो अमवात में बहुत कमी आई, जिस तरह से यहाँ पे जो हालात बनते थे। लेकिन जब इलेक्शंस हुए और जिस तरह से कश्मीरियों ने खासकर इस मेन स्ट्रीम पे ज़्यादा इन्हिसार किया, इसको बिलीव किया, जो
लोग जिस तरह से वोट डालने के लिए आए, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो असेंबली के इलेक्शंस हो इससे पहले, या फिर पंचायत के हों, या डीडीसी बीडीसीज के, या जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं, लेकिन क्या कहीं आपको लग रहा है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो लोगों को सही तरीके से, वो उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं खामी थी जिसकी वजह से अभी दोबारा से ये हालात बने हैं, या आप समझते हैं कि और ज़्यादा पॉलिसी में थोड़ी सी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, कि जो एक अप्रोच था टुवर्ड्स द आम पब्लिक जो है उनकी तरफ, ताकि और ज़्यादा इस ये जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, इसको ठंडा भी करें और बेहतर भी बना सकें? देखिए जी, जिस तरह से आपने 5 अगस्त 2019 की बात की, तो जिस तरह से एक माहौल पैदा हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन दरअसल दर पर्दा वो नहीं था। नहीं था। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हड़ताल नहीं हुई, स्ट्राइक नहीं हुई, पत्थरबाजी नहीं हुई। तो ये इसको सिर्फ इसी हद तक अगर हम कहें कि हालात ठीक हुए, ये सही बात नहीं है। और हमने वो देखा भी कि यही इसी हद तक हालात ठीक नहीं होते। अलबत्ता जो मरकजी सरकार ने जो क्लेम की कि हमने वहां पे रोजगार, बेरोजगारी, इकोनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी लाई, लेकिन जमीनी सतह पे आप भी यहाँ के, मैं भी हूँ, राकेश जी भी यहाँ के हैं, तो हम सब इसके गवाह हैं कि क्या बेरोजगारी में क्या कमी हुई, क्या इजाफा हुआ, क्या हमारी माली हालात जो ठीक हुई कि खराब हुई, क्या इस सरकार ने 2019 के बाद क्या कोई नया प्रोजेक्ट जो है, कोई नई इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में की। जिस तरह से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में बड़े सतह पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, क्या वो चीजें हुई? नहीं हुई। लोगों के अंदर नाराजगी थी, और जो आपने देखा कि लोगों ने एक तरफा वोट दिया, वो भी एक नाराजगी का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के लोगों ने एक तरफा वोट दे दिया। वो नाराजगी का इजहार था। वो मतलब वो उनके पास उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई मसला नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने मरकजी सरकार को दिखाया कि हम आपसे नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना यहाँ पे। तो मरकजी सरकार को अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लानी पड़ेगी। जैसे अभी राकेश जी कह रहे थे कि जो हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, स्टूडेंट्स को हरासा किया जा रहा है, बिजनेसमैन को हरासा किया जा रहा है। देखिए, आज वो जमाना नहीं है। आज आपके पास प्रूफ साथ में है, वीडियोस हैं, आपके पास न्यूज हैं। तो सरकार को भी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा ना। अगर किसी जगह, एक जगह पे लगाम लगाएंगे, तो ये अगर देहरादून में एक कार्रवाई करेंगे, तो नेचुरली दिल्ली में ऐसा वाक़ा नहीं होगा, चंडीगढ़ में ऐसा वाक़ा नहीं होगा। और अभी राकेश जी ने बहुत अच्छी बात की, और यहाँ जम्मू कश्मीर में उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। यानी राकेश जी ने कहा कि जो हमारे पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन हैं, उनके हक में एक दिन एक ऑर्डर निकलता है और दूसरे दिन दूसरा ऑर्डर। मुझे याद है कि जिस दिन अटैक हुआ, उसके फौरन बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी पीएम पैकेज के मुलाजमीन हैं, वो घर से काम करें। और उसके बाद शाम को खबर आ गई कि सीओ बारामूला और सीओ अनंतनाग को अटैच कर दिया गया। वजह क्या थी कि 2 पावर सेंटर, सीओ को डिप्टी कमिश्नर बारामूला और अनंतनाग ने कहा कि आप इस तरह का नोटिफिकेशन निकालो। बाद में डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा नहीं, आपने हमसे नहीं पूछा, आपने गलत निकाला। तो ये 2 पावर सेंटर्स की वजह से भी कंफ्यूजन है, और जिससे अवाम में भी दूरियां पैदा होती। राइट, ड्यूअल सिस्टम से ये कंफ्यूजन है अभी। राकेश जी, आप जरा जी बताएं इसी पे। जैसे मकसूद साहब से भी हमने ये सवाल पूछा था कि 2019 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, या अभी पॉलिसीज हैं 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में, स्पेशली आपने इसका चूंकि पीएम पैकेज कश्मीरी पंडितों का खासकर जिक्र किया, उनकी रिहेबिलिटेशन के हवाले से, तो हमने सालों साल से ये बड़े दावे देखे कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये कब किया जाएगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, ये शायद किसी को मालूम नहीं। ये इसकी हकीकत कब शर्मिंदा ताबीर होगी? कमेंट कीजिएगा इस पे। इमरान साहब, हैरान की इस बात की है कि जो हमारे पीएम पैकेज, अगर मैं श्रीनगर की बात करूं,
ये पीएम पैकेज आया था 2009-2010 में। हाँ जी, जब से हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन श्रीनगर गए, ऐसा नहीं था कि वो उनके पास नौकरी की कमी नहीं थी, उनका एक प्यार थी, मोहब्बत थी अपनी जड़ों के साथ। वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां छोड़ छोड़ के उन्होंने सब रिटर्न टेस्ट दिए हैं, तब वो क्वालिफाई हुए हैं, वो कोई कोटा में नहीं गए हैं वहां पे। आज आप बताइए 14 साल हो गए, 14 साल, आज में 2025 में आने वाला है कल, आपसे बात कर रहा हूं, 14 साल में कितने दावे ठोक दिए, आज जवन के क्वार्टर कंप्लीट नहीं हो रहे। वो लोग वहां पे शहर में किराए पे रह रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब पीछे वहां पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज जो रिमोट एरियाज में था, उनको जब पीछे वहां पे टारगेट किलिंग्स हुई, तो कुछ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को श्रीनगर हेडक्वार्टर्स पे शिफ्ट किया गया है। आज वो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए अब वहां पे पहाड़ों पे जंगलों में उन्होंने वहां पे क्वार्टर बना दिए, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है। तो उनको भी अब वहां पे आपस में लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं। श्रीनगर वाला बोल रहा है जी मेरे को यहाँ पे आप लोगों ने हेडक्वार्टर मेरे को श्रीनगर दे दिया, आप मुझे बोल रहे हो आप कि आप दूसरी जगह चले जाओ, मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया है। अब कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं। तो क्या इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि दो पावर वहां पे चल रहे हैं, मुंह पे बोलते ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आज मैं आपके माध्यम से मनोज सिन्हा जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी जो फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि हमने 6000 पीएम पैकेज को वहां पे बसाया, उसमें क्या पता है? सबसे पहले मुझे बताइए कि इनसे ट्रांजिट कैंप क्यों बोला जाता है? अगर आपने कश्मीरी पंडितों को वहां पे बसाया है तो इनको रिटायरमेंट के बाद एक क्वार्टर छोड़ने। तो मतलब हम कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं कि जो 1990 में हमारी माइग्रेशन थी वो हमारी 7वीं थी। तो क्या जब ये रिटायर होने शुरू हो जाएंगे तो 8वां एक्सोडस हो जाएगा? दूसरी बात, इन लोगों की जॉब परमानेंट है या टेम्परेरी है? इनकी सुपरमेटिव जॉब है वहां पे, जिसमें इनको स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं है, रिटायरमेंट के बाद इनके पास पेंशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इनको कोई एचआरए नहीं दिया जा रहा है, इनको वहां पे बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जा रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को मैं दिखाने के लिए कि हमने 6000 कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के द्वारा वहां पे लाए गए हैं। आज अगर पीएम पैकेज लाया गया, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पीएम पैकेज आज भी कहला जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आज आप जम्मू में देख लीजिए, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट टेंट्स में रह रहे थे, आज जगती का, पुरखू का, जितने भी यहाँ पे कैंप है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे बनाए गए हैं। ये दावे जो पार्लियामेंट में खोखले खोखले दावे कर रहे हैं, झूठ की सियासत कर रहे हैं, दिल्ली में बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुस्तान को, उसका नतीजा है ये पहलगाम। उसका नतीजा 1990 के बाद जो वहां पे किलिंग हुई। मेरे भाई साहब ने सही बोला, मैं पिछले हफ्ते श्रीनगर आया था, मैंने भी सोचा कि मैं अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे भी आज भी मेरा जो प्यार है, मेरी जड़ें हैं, मेरे पूर्वजों की जमीन है वो, मैं वहां पे सर्वे करने आया था कि मैं बिजनेस करूं। आप बिलीव करोगे, वहां पे मैं हर जगह होके आया, मैं हैदरपुरा होके आया, सब जगह मैं वहां पे निराश होके वापस आ गया। और 10 दिन के बाद में ये वहां से ये पहलगाम से खबर आ गई। ये तो मेरा हाल है जो दिल्ली से अपना सारा वाइंड अप करके कश्मीर आना चाहता था, वापस अपने आप को अपने लेवल पे रिहेबिलिटेट करना चाहता था, ये उसके साथ असर हुआ। इससे बड़ी एक्सपीरियंस क्या दे सकता हूं मैं आपको इमरान साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मकसूद साहब जरा आखिर पे बताइएगा, बड़ा शॉर्ट रिएक्शन आपका मुझे चाहिए 30 सेकंड का, कि अभी उमर साहब की गवर्नमेंट के पास चूंकि सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, होम, ये सारा सब कुछ नहीं है, तो अभी उनका क्या किरदार बनता है इस सारी सूरत हाल के बीच में? किस तरह से इस इंतजामी उमूर को पे उनकी तवज्जो होनी चाहिए? देखिए, अभी मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का रोल भी वही है जो आप और मेरा रोल है। इस वक्त आप और मैं उनसे ज्यादा रोल अदा कर सकते हैं। वो एक सियासी लोग हैं, उन्होंने कुल जमाती मीटिंग की, आपस में मिले बैठे, एक राय बनाई, एक बात की, तो उनका उतना ही रोल था। उसके अलावा इस सारे माहौल में उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जितनी भी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है, इवन वो एक तहसीलदार को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, एसएचओ को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो इस ओवरऑल सारी सूरत में मुझे नहीं लगता है, पता ही नहीं रहता है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उनका कोई इस वक्त उनका कोई रोल है। अलबत्ता अब ये जो जमीनी सतह पे अभी जो हम देख रहे हैं कि तनाव जो टीवी चैनलों पे है, लेकिन जमीनी सतह पे माहौल जो है वो तनाव जैसी सूरत-ए-हाल नहीं लग रहे हैं। लोग डिस्कस कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, लेकिन तनावी सूरत-ए-हाल नहीं है। अब जितना ज्यादा इसमें गैप बढ़ता जाएगा तो उतना, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अब सफारती तगदो शुरू की है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां के वजीर आजम ने कई ममालिक के सरबराहों से बात की है, बिल्कुल। और कुल मिला के हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मकसूद साहब कह रहे हैं कि बढ़ेगा, उतना मामला भी आहिस्ता आहिस्ता मकसूद साहब बता रहे हैं कि इंडिया किस लेवल किस सतह का हमला करता है,
बहरहाल ये सत्ता की सारी कार्रवाई करता है, वेट एंड वो वॉच की देखना सूरत हाल है। इस पूरी सिचुएशन को, सूरत हाल पे हमारी नजर है। राकेश रणबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और बहुत मकसूद धन्यवाद, साहब, बहुत आपका भी शुक्रिया बहुत आपका बहुत भाई। शुक्रिया। आप अपने मसरूफियत से वक्त निकाला, हमसे ज्वाइन कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद कशीदगी और तनाव बरकरार, जम्मू कश्मीर रेड अलर्ट पर। सरहदों पर फिलहाल हालात इंतहाई संगीन दिखाई दे रहे हैं। अफवाज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दी गई है। और इधर आज साबिक रॉ चीफ आलोक जोशी कौमी सलामती एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। बहरहाल पहलगाम हमले के बाद दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मीटिंग्स का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज भी कई सारी अहम मीटिंग्स हुई और आखिरी इत्तलात मिलने तक दीगर मीटिंग्स अभी भी जारी थी। नाज़रीन, आज के कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों, तबसरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.gulistanTV.com। अपने मेज़बान इमरान नाइकू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।